हेलो स्टूडेंट्स बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम द लेसन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बेटा इससे हर एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इस पूरे चैप्टर से जहाँ से पॉसिबल होगा। बेटा जो भी एमसीक्यू हम बनाएंगे वो आपके वेरी शॉर्ट में भी चलेंगे बेटा, उनमें से ट्रू फॉल्स भी बन सकता है, उनमें से ही एमसीक्यू या फिर जो भी फिलअप होगा वो ही बन सकता है। मतलब कहने का ये है बेटा कि ये जो चैप्टर है इसका जो एमसीक्यू हम बना रहे हैं बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है बेटा, आपके एग्जाम के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट? योर आंसर 1789। नाउ द सेकंड इज व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन फ्रांस एट दैट टाइम? उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी? तो उस समय एब्सोल्यूट मोनार्की थी। What emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution? तो जो आंसर होगा बेटा आपका होगा ला पार्टायर मीन्स दिस इज द फादरलैंड एंड ले सिटियन दिस इज मीन्स सिटीजन। मीन्स फ्रांस हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। ये वहाँ के लोगों के मन में ये बातें रखी गई जिससे वो फ्रांस से जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी कलर्स डिड द फ्रेंच फ्लैग हैव? ट्राई कलर्स ब्लू वाइट एंड द रेड। Now question number 5 by whom was the state journal elected? By the active citizens. Question number 6 what was the new name of the state journal? जब बेटा राजा के शासन को हटा दिया गया तो जो एक नई असेंबली फॉर्म की गई उसका नाम हुआ नेशनल असेंबली। What actions were taken in the name of the nation? तो जब फ्रांस को कंपोज करना था, फ्रांस को एक करना था, यूनाइट करना था, तो उसमें क्या हुआ बेटा न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ वर टेकन एंड मार्टिस कॉमेरेटेड, कस्टम ड्यूटीज वर अबोलिश। ठीक है ना, नई पोएम्स लिखी गई, नए नए शपथ लिए गए, शहीदों को याद किया गया। और जो कस्टम ड्यूटीज़ थे बेटा हर जगह पे लगते थे। हर एक छोटे शहर से जब जाते थे दूसरे शहर में लोग तो वहाँ पर उनको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था, तो वो सब हटाया गया। क्यों? क्योंकि माना गया कि हमारा पूरा देश एक है तो एक सिस्टम होगा, हर जगह अलग अलग राजाओं का सिस्टम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 रीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज एंड बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो क्या था बेटा, कौन सी लैंग्वेज कॉमन बनी वहाँ की? फिर फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ की कॉमन बनी। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर फिलअप भी ऐसे पूछा जा सकता है कि इसी तरह से कई ऑप्शन दे देंगे, है ना। फ्रेंच हुआ, रशियन लैंग्वेज हो जाएगा, इटालियन लैंग्वेज हो जाएगा, जर्मन लैंग्वेज हो जाएगा और आपसे एमसीक्यू बना देंगे। तो आपको करेक्ट आंसर याद हो बस, वो चाहे जितना भी दें आप घुमा फिरा करके आप अपना आंसर ध्यान रखिए। What was the purpose of the Jacobean Club? To hold activity and campaign। ठीक है ना, तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बल्कि ये कह सकते हैं टू होल्ड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड campaign, जो जैकोबियन क्लब बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डिड द नेपोलियन डू इन द टेरिटरी दैट वाज अंडर हिज कंट्रोल? वो क्या करता था जो उसके कंट्रोल में था? नेपोलियन कंट्रोल में जो टेरिटरीज थी, चूँकि उसने अपने राज्य को बढ़ाया था, है ना, वो अपने राज्य की सीमा को उसने बढ़ाया था, तो उसने क्या किया बेटा, जहाँ जहाँ पर उसका शासन था, सेट अबाउट द इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म, तो वहाँ पर जाकर उसने क्या किया, बहुत सारे रिफॉर्म लॉन्च किया। आपको अभी हम बताएंगे 1804 में उसका ना कोड आता है जिसको हम बोलते हैं नेपोलियन कोड। What type of the rules was carried out in the France during the Napoleon time? तो मोनार्की सिस्टम चल रहा था जब वो नेपोलियन का टाइम था बेटा। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय इन फ्रांस। ये बुक की लाइन है बेटा कि नेपोलियन ने, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया क्या, डेमोक्रेसी, ठीक है ना, लेकिन मान के लिए डेमोक्रेसी से ज़्यादा सुविधाएं उसने दी। What was the civil code of 1804 also known as the Napoleonic code? ठीक है ना, तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि who launched the civil code? Your answer Napoleon। या who launched the Napoleonic code? Your answer Napoleon। तो कई तरीके से घुमा के देंगे, या फॉलोइंग आर द नेम ऑफ द सिविल कोड, नेपोलियनिक कोड, या 2-3 नाम और दे देंगे, तो आप उनको ध्यान रखिए कि हाँ हमको आंसर रिसीव लगाना है। What did the civil code of the 1804 bring about? अब देखिए जब उसने जो कोड लॉन्च किया उसमें उसने क्या क्या बातें रखी। देखिए डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज, जितने भी बर्थ प्रिविलेज सबको मिले थे, चाहे वो क्लर्जी को मिला था चाहे नोबेल्टी को, उसने सब हटा दिया बेटा, ठीक है ना। बाई बर्थ से स्टेब्लिश इक्वलिटी, बराबरी का उसने सबको अधिकार दिया। फॉर द लॉ, कानून सामने सबको बराबर उसने रखा। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और सबको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया। पहले प्रॉपर्टी रखने का अधिकार थर्ड स्टेट को नहीं था, केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेट को था। What change did the Napoleon bring about in the towns? उसने क्या क्या नए चेंजेस लाए शहरों में? तो देखिए गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, है ना, जो व्यापारी होते थे उनके समूहों को बेटा गिल्ड बोला जाता है, तो उन पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे कि आप इतने ही दूर में व्यापार कर सकते हैं, है ना, इससे ज़्यादा आप में नहीं जा सकते हैं, सिटी हमारा है, ये सिटी आपका है, तो वो सब उसने हटा दिया। कहा नहीं, आप देश में कहीं भी व्यापार करो। उसके साथ साथ बेटा उसने
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव, उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। पीजेंट आर्टिसन वर्कर्स है ना, सबको उसने बेटा क्या किया कि इक्वल राइट दिया, जिससे वो सभी लोग अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकें। ना क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली? 1797. When did the industrialization take place in the France and part of the German state? 19th century. What is suffrage? Right to vote. Question number 19, revolutionary France, the right to vote and to get elected was granted exclusively. तो मतलब किसको अधिकार दिया गया राइट टू वोट को? तो खास करके उन लोगों को दिया गया, बट उन्हीं को ही दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी थी, मीन्स प्रॉपर्टी ओइंग मैन को। Question number 20, a merchant traveling in the 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through. तो जब वो हम्बर्ग से नंबर्ग सिटी में जाता था बेटा, तो उसको कितनी जगह पर कस्टम ड्यूटीज़ देना पड़ते थे, कितनी जगह पर उसको टैक्स देना पड़ता था? तो आपका आंसर होगा बेटा 11 टाइम, ठीक है ना। उसको 11 जगह पर, छोटे छोटे शहरों से होकर जाना पड़ता था बेटा, तो उसको 11 जगह पर टैक्स पेड करना पड़ता था। Question 21, when was the customs union or the Zollverein formed at the initiative of the Prussia and joined by most of the German state? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो जोलेवराइन कब फॉर्म किया गया बेटा? तो 1834 में। ये भी पूछा जाता है कि वाई वाज जोलेवराइन फॉर्म, ठीक है ना। तो टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स। व्हाई डिड द कस्टम्स यूनियन और द जोलेवराइन डू? व्हाट डिड, वो क्या करता था? तो ये आपका आंसर होगा बेटा, यही अभी हम बता रहे थे आपको, एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर्स ऑफ करेंसीज, ठीक है ना। आपने अभी देखेंगे 30 से घटाकर उसने 2 कर दिया था। 30 करेंसी उस समय चलती थी बेटा, उसने उसको घटा के केवल 2 करेंसी लॉन्च किया बस। ना क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड? 1815, 1815 में वाटरलू के मैदान में बेटा, वार ऑफ वाटरलू में वो डिफीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वियना टेक प्लेस एंड हु वर द पार्टिसिपेट? तो देखिए ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई? जब ये नेपोलियन को हरा दिया जाता है बेटा, तो उसके बाद एक ट्रीटी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। में फ्रांस के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। क्वेश्चन 25, इटालियन रिवोल्यूशनरी फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज, ठीक है ना, यंग इटली एंड द यंग यूरोप। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है बेटा, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके छिपे हुए हैं। तो फॉर्म किया था बेटा जोसेफ मेजनी ने। यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा कि हु फॉर्म द यंग इटली? आंसर आपको जोसेफ मेजनी। हु फॉर्म द यंग यूरोप? जोसेफ मेजनी, ठीक है ना। या फ्रॉम विच कंट्री द जोसेफ मेजनी रिलेटेड? योर आंसर फ्रॉम द इटली। क्वेश्चन नंबर 26, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड? किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है? इसका मतलब है कि अगर कुछ भी चेंज हुआ फ्रांस में बेटा, तो उसका पूरा असर जाके यूरोप पे पड़ता है। आंसर बेटा आपका ड्यूक मेटरनिक। और बेटा इसी ने जो है ट्रीटी ऑफ वियना जब हुई थी, तो उसका ये होस्ट किया था इसने, मतलब उस कांग्रेस को, उस मीटिंग को इसी ने लीड किया था बेटा। 27, इन विच ईयर डिड लुइस फिलिप फ्ली एंड नेशनल असेंबली वाज प्रोक्लेम अ रिपब्लिक? तो किस साल बेटा लुइस फिलिप देश छोड़ के भाग जाता है और फिर से एक रिपब्लिक देश बन जाता है फ्रांस? तो आंसर होगा 1848 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ? तो देखिए जब जर्मनी यूनिफिकेशन होने लगा बेटा, तो उसमें कैसर विलियम फर्स्ट ने बेटा मेन भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, इन जनवरी 1871 हु वाज द प्रोक्लेम जर्मन एम्परर? सेरेमनी हेल्ड एट द वर्साइल। तो कौन बना था बेटा जब वर्साइल सिटी में सेरेमनी हुई थी? तो उसमें किसको लीडर बनाया गया, किसको एम्परर बनाया गया जर्मनी का? तो वो थे बेटा कैसर विलियम फर्स्ट। चूँकि क्वेश्चन नंबर 30, इन 1861 वाज प्रोक्लेम किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली? किसको बनाया गया बेटा? यूनाइटेड जब इटली का यूनिफिकेशन हो गया तो उसके बाद वहाँ का किंग कौन बना? तो आंसर आपका होगा बेटा विक्टर इमैनुअल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31, विच एरिया वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ द नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871? बाल्कन स्टेट, ठीक है ना। तो बाल्कन ऐसा स्टेट था बेटा कि जहाँ पर मेन टेंशन था पूरे यूरोप में, और यहाँ के जो हैबिटेंट थे उनको बेटा स्लेव बोला जाता था, इतना ध्यान रखना है ना। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु आर द स्लेव? द इनहेबिटेंट ऑफ द बाल्कन रीजन इज नोन एज द स्लेव। और बेटा बाल्कन से ही फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, इसी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 32, इच परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ द इटालियन फ्रीडम फाइटर्स? कौन थे बेटा? वो थे जोसेफ गैरिबाल्डी, ठीक है ना। इटालियन फ्रीडम फाइटर कौन थे बेटा? जोसेफ गैरिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन वाज द आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम?
यूनाइटेड किंगडम में कब उसको शामिल किया गया बेटा? 1801। क्वेश्चन नंबर 34, द बाल्कन्स दिस बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर। अभी हमने बताया था कि मेजर रीजन किसका बना, ये बनता है बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार का, क्योंकि रसिया भी उसी पर चाह रहा था कि हम बाल्कन्स के कुछ एरिया को अपने कब्जे में कर लें। ओटोमन एम्पायर का उस पर कब्जा था ही बेटा, ऑस्ट्रिया चाह रहा था, जर्मनी चाह रहा था, है ना, फ्रांस भी चाह रहा था, तो इस वजह से सभी से आपस में फाइट हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरू? दिस इज द आंसर योर स्विस, ठीक है ना, ये स्विस निवासी थे बेटा। व्हाट इज द यूटोपियन सोसाइटी? यूटोपियन सोसाइटी क्या थी बेटा? अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ द चूजन फ्यू वाइज मैन, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कुछ बुद्धिमान लोगों के थ्रू जो चूज किए गए थे, जो इलेक्टेड बनाए गए थे, उनके थ्रू जो सोसाइटी गवर्न की जाती थी बेटा, उनको उस सोसाइटी को बोला गया यूटोपियन सोसाइटी। डिफाइन द टर्म प्लेबिसाइट, मतलब इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। तो ये क्या होता है समझिए, जिसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेशन होता है। प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन्स ऑफ रीजन्स आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट आर द रिजेक्ट टू प्रपोजल, ठीक है ना। तो एक जनमत संग्रह होता है जिसमें सभी लोगों को अधिकार होता है, चाहे वो किसी प्रपोजल को स्वीकार करें या फिर उसको रिजेक्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 38, वाई अर्नेस्ट रेनन बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेशन इज अ नेसेसिटी? क्योंकि बिकॉज इट इज़ इंश्योर दैट लिबर्टी टू ऑल द इनहेबिटेंट ऑफ द सिटीजन। वो क्यों मानते थे कि एक नेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है? क्योंकि इसके थ्रू सभी लोगों को लिबर्टी मिलती है जो देश में रहने वाले सिटीजन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, फ्रॉम विच रिवोल्यूशन दीज वर्ड्स आर रिलेटेड? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो किससे था बेटा? फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड था ये। क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली? अभी आपको हमने बताया ही था, जोसेफ मेजनी। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द फीचर ऑफ आर बिलीफ ऑफ द कंजर्वेटिज्म? देखिए कंजर्वेटिज्म की क्या बिलीफ थे बेटा, है ना। कंजर्वेटिज्म बी बिलीव इन द मोनार्की, चर्च एंड अदर सोशल हायरार्कीज एंड वांट टू एस्टेब्लिश द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। देखिए बेटा, कंजर्वेटिज्म वो लोग थे जो पुरानी विचारधाराओं में विश्वास रखते थे, मतलब चर्च में, राजा का शासन में, है ना, ये सब चीज़ों में विश्वास रखते थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 42, बाय विच ट्रीटी ऑफ ग्रीस बिकेम एज एन इंडिपेंडेंस नेशन? तो किस ट्रीटी के थ्रू ग्रीस एक इंडिपेंडेंस नेशन बना बेटा? तो वो ट्रीटी थी कॉन्स्टेंटिनोपल की, और 1832। तो आप इसका ईयर भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि इन विच ईयर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज हैपन? योर आंसर 1832। क्वेश्चन नंबर 43, हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? ओटोमन बिस्मार्क प्रसिया का चीफ मिनिस्टर था, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 44, हु वाज द प्रोक्लेम द एम्परर ऑफ द जर्मनी इन 1871? कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रसिया। हु बिकेम द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली 1861? विक्टर इमैनुअल सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इन सब को आप कहीं पर राइट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जो भी आपको लगता है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? बिस्मार्क। द एल्गोरी ऑफ द जर्मन नेशन हु बियर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स वाज अ जर्मेनिया। आप जानते हो ब्रिटेन का बेटा ब्रिटानिया था, और भारत का, है ना, भारत माता है, ऐसे करके एक दो नाम और बेटा फ्रांस का मारियाने है। तो ये कुछ ऐसे अलगोरी हैं जिनको आपको एकदम मस्ट याद होना चाहिए। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। हु वाज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मनीज यूनिफिकेशन? किसको बोला गया जर्मनी का आर्किटेक्ट जिसने यूनिफाइड किया था? कौन मेन रोल उसमें किया था? तो वो थे बेटा ओटोमन बिस्मार्क। रोमांटिज्म रिफर टू विच मूवमेंट? कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिज्म मतलब क्या था? कल्चरल मूवमेंट। नेपोलियन इन्वाइडेड इटली? नेपोलियन ने कब आक्रमण किया इटली पर? 1790 पर। विच वाज द आर्टिस्ट हु पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया? फिलिप बेट, ठीक है ना। हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना? ड्यूक मेटरनिक। तो देखिए क्वेश्चन बेटा इस क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखना, व्हिच वाज द आर्टिस्ट, किसने जर्मेनिया का फिगर बनाया था? तो वो थे बेटा फिलिप बेट, ठीक है ना। हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना? ड्यूक मेटरनिक। What was absolutist means? Monarchical government. What does a blindfold woman carrying a pair of weight scales symbolize? ठीक है ना, एक आपने देखा होगा फ्रांस की इमेज में जिसमें एक महिला है जो कुछ अपने हाथ में ली हुई है स्केल्स, है ना, तो क्या शो करे बेटा? वो जस्टिस को शो कर रही है। What was the main intention behind Treaty of Vienna? क्या था मेन इंटेंशन ट्रीटी ऑफ वियना का? जब हरा दिया जाता है नेपोलियन को, तो उसके बाद था फिर से रिस्टोर करना क्या बेटा? मोनार्की सिस्टम। What did दास वोल्क स्टैंड फॉर? दास वोल्क किस लिए मतलब जाना जाता है? तो कॉमन पीपल के लिए, ठीक है ना।
हु वर द जंकस लार्ज लैंड ओनर्स, लार्ज लैंड ओनर्स को बेटा जंकस बोला जाता था। इले द मेजरिंग यूनिट जर्मनी वाज यूज टू, इले आपने पढ़ा होगा बुक में है बेटा, तो किस लिए यूज़ किया जाता था बेटा, क्लॉथ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, है ना, यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना, क्रेडल किसको बोला जाता है, जहाँ से मतलब मेन यूरोपियन सिविलाइजेशन का जन्म होता है, वो है बेटा ग्रीस। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग है, जैसे ब्रोकन चेन, बीइंग फ्रीड, आप जानते ही होंगे, 9th में आपने पढ़ा होगा, है ना। ब्रीस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, मतलब इसका क्या हुआ, स्ट्रेंथ, इसका मतलब हुआ है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म। स्वार्ड, इसका मतलब होता है रेडीनेस टू फाइट, युद्ध के लिए तैयार रहना। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वार्ड, इसका मतलब है विलिंगनेस टू मेक पीस, ठीक है ना, शांति के लिए तैयार रहना, इच्छुक रहना बेटा। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई, फ्लैग ऑफ द लिबरल्स नेशनलिज्म इन 1848, ठीक है ना। तो ये बेटा क्या था कि उस समय था, अब तो चेंज होकर के ब्लैक रेड एंड वाइट हो चुका था, ब्लू रेड एंड वाइट। रेज ऑफ द राइजिंग सन, बीइंग ऑफ एन यूरा, ठीक है ना। आई होप स्टूडेंट्स बेटा आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा बेटा। हमने हर एक पॉइंट से कवर किया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर इनको कहीं राइट डाउन कर लीजिएगा, देखिएगा इससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।